हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम अर्थ पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, उपसौर और अपसौर। ये क्या है और क्या प्रभाव रहते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि अर्थ हमारी सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, यानी कि रिवॉल्व करती है, वो पथ या वो ऑर्बिट ओवल शेप्ड है, अंडाकार है। तो अंडाकार है तो कभी सन से हमारी दूरी कम से कम होती है तो कभी अधिक से अधिक होती है। जब दूरी हमारी मिनिमम होगी, डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो ये होगा उपसौर या पेरिहेलियन। ये डेट क्या होती है? 3 जनवरी। और जब मैक्सिमम दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर या एफिलियन। तो दूरी कितनी होती है ये? जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। अब देखिए, एक बात मन में आ रही होगी कि जब 3 जनवरी को हम लोग मिनिमम डिस्टेंस पर थे तो फिर गर्मी तो नहीं बढ़ी है, बल्कि और ठंडक है बहुत ज़्यादा। और जब हमारी डिस्टेंस मैक्सिमम है तो 4 जुलाई यानी कि समर सीजन है एक तरह से। तो ऐसा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होता क्या है कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे होते हैं कि जैसे बस केवल इंडिया में ही हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हों। नहीं, ये पूरी ग्लोब की बात है या पूरी अर्थ की बात है। तो इस डेट को इसे देख लें पहले। 3 जनवरी का मतलब 22 दिसंबर को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 22 दिसंबर को सन की परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती हैं। और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च को 21 मार्च को इक्वेटर पर होती हैं। यानी कि सन की परपेंडिकुलर रेज कहाँ हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो अर्थ पर इस टेम्परेचर का प्रभाव जो पड़ेगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। तो हमारी तरफ तो सन की रेज जो हैं वो काफ़ी तिरछी हैं, इसलिए विंटर सीजन होता है। लेकिन यहाँ भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा खास। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पोर्शन ज़्यादा है। तो वाटर पोर्शन ज़्यादा है तो वो वाटर की वजह से लगभग वैसे रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लगभग 7% हमें इंसुलेशन ज़्यादा मिल रहा होता है। और अगर दूर हैं हम तो 7% कम मिल रहा होता है। तो दो टर्मिनोलॉजी ये हुई, और कुछ और भी देख लें, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक होते हैं एस्टेरॉइड्स, इन्हीं को कहते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। ये क्या होते हैं? मार्स, ध्यान रखिएगा, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी एक बड़ी बेल्ट पाई जाती है। ये पाए तो और जगह भी जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी बेल्ट होती है। क्या खासियत है इनकी? ये भी सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं दोनों ग्रहों के बीच में रहते हुए। तो इनका भी अपना एक ऑर्बिट होता है। ये आए कहाँ से? ऐसा माना जाता है कि शायद ये मंगल से टूटकर अलग हुए टुकड़े हैं, या ये ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं। एस्टेरॉइड्स ये जब अपनी बेल्ट में रहते हैं तो ऐसा मान लें कि मंगल ग्रह आगे निकल रहा हो, पीछे से जुपिटर भी आ जाए। ऐसे में इनका ऑर्बिट गड़बड़ाता है। तो हम किधर आ रहे हैं? इन्हीं एस्टेरॉइड को हम बता रहे हैं मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, यानी कि उल्काश्म और उल्कापिंड। देखिए, ऐसा मार्कर को ही मान लें, ये मंगल है, ये जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है, इन्हीं के बीच में ये एस्टेरॉइड्स हैं। मंगल भी ऐसे सूरज का चक्कर लगा रहा होगा, पीछे से अगर जुपिटर आ जाता है तो ऐसे में खिंचाव बल डिस्टर्ब होगा। मान लिया जुपिटर की तरफ बढ़ा
जुपिटर आगे निकल गया तो जुपिटर पर भी नहीं जा पाएगा, बल्कि ये शनि पर पहुंच जाएगा। और वहाँ अगर जाकर के हिट करता है तो ये उल्का पिंड होगा, मेटेराइट्स होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन इधर भी हो सकती है। मार्स है, मार्स की वजह से खिंचाव बल लगा, पुलिंग फोर्स लगने से मार्स की तरफ चला, लेकिन मार्स पर हिट ना कर पाया, बल्कि कहाँ गया, अर्थ की तरफ आया। अर्थ का चंद्रमा भी है तो चंद्रमा पर भी हिट कर सकता है, अर्थ पर भी हिट कर सकता है। लेकिन अगर अर्थ पर आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही आएगा तो इस पर फ्रिक्शन बढ़ेगा, जलना शुरू होगा। और यदि जल जाता है पूरा तो वो उल्काश्म होता है, मेटियोर होता है। उसी को कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटता तारा। तारे टूटते नहीं हैं, बल्कि ये टुकड़े ही होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जल जाते हैं। इसी में कुछ लोग दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग अशुभ समझते हैं, लेकिन ये केवल एक पिंड थे। दूसरा भाग, अगर ये भाग बड़ा है, यानी कि एस्टेरॉयड बड़ा है, तो आते हुए वो फ्रिक्शन से पूरा नहीं जलेगा, बल्कि कुछ भाग उसका फिर भी हिट कर जाएगा अर्थ सरफेस पर। और ऐसे हिट करने से अगर टुकड़ा कोई हिट करता है तो उसे कहते हैं उल्का पिंड या मेटेराइट। तो उल्का पिंड के टकराने से क्या होगा, एक शॉक वेव्स निकल रही होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसे अगर कहीं ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ लोग रहते हैं तो दिखाई देगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जहाँ ये हिट करता है वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, उसे कहते हैं क्रेटर। क्रेटर में पानी भर जाएगा तो क्रेटर लेक्स। क्रेटर दो तरह के होंगे, मैं आगे पढ़ाऊँगा उसे। एक क्रेटर होते हैं वोल्केनिक, एक क्रेटर होते हैं जो उल्का पिंड के टकराने से बने, यानी कि दोनों में गड्ढे बनेंगे, पानी भरेगा और क्रेटर लेक्स बनेंगे। तो हम कैसे जानेंगे, या जोग्राफर या साइंटिस्ट कैसे जानते हैं कि ये क्रेटर कौन सा है? हमारे यहाँ भारत में महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, जिला बुल्ढाना, वो मेटेराइटिक क्रेटर की वजह से बनी है। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये क्रेटर किसकी वजह से बना? तो देखिए, अगर वोल्केनिक क्रेटर होता है तो वोल्केनिक क्रिया होने पर नीचे से क्या आएगा, मैग्मा आएगा तो बेसाल्ट रॉक्स बनेंगी। तो अगर किसी क्रेटर के किनारों पर बेसाल्ट रॉक्स पाई जाएंगी तो वो वोल्केनिक होगा। लेकिन अगर जैसी चट्टान है वैसी ही उस क्रेटर के किनारे पर है तो ऐसे क्रेटर मेटेराइटिक होंगे। और एक बड़ी घटना पहले हुई थी कि जब डायनासॉर्स भी खत्म हुए थे, माना जाता है कि उल्का पिंडों की ही बारिश हुई थी। उसके बारिश के होने से क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि एक एक को देख कर के आया हो क्रेटर, वो ये उल्का पिंड, बल्कि ज़्यादा उल्का पिंड गिरने से डस्ट पार्टिकल उड़े तो एक क्लाउड जैसा बन गया अर्थ के चारों तरफ। इसकी वजह से इंसोलेशन आने में बाधा हुई, यानी कि टेम्परेचर अचानक डिक्रीज हुआ। उस डिक्रीज हुए टेम्परेचर में डायनासोर अडॉप्ट नहीं कर पाए उसे, इसलिए पूरी अर्थ सरफेस से ही डायनासोर खत्म हो गए। तो यहाँ तक ये कुछ जानकारियाँ अर्थ की हो जाती हैं। और अर्थ पर अब हम आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा और बड़े ध्यान से इसे समझेंगे। तो इस वीडियो को हम कल बनाते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।